साथियों, पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुना रहे थे सूक्ष्म शरीर की सत्ता एवं वैज्ञानिक महत्ता। सुनते हैं। पृष्ठ 55 से इन ऊर्जा कणों को सूक्ष्म में संव्याप्त लीला जगत का एक घटक माना जा सकता है, जो सूक्ष्म शरीर की सारी गतिविधियों यथा तीन्द्रिय सामर्थ्य, विचार संप्रेषण, सम्मोहन, प्रभामंडल की प्रभाव सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय योगियों की सूक्ष्म दृष्टि भी वैज्ञानिकों की तरह ही रही है और उन्होंने सत्ता के नाभिक की जानकारी काफी पूर्व प्राप्त कर ली थी। पदार्थ का परमाणु हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता की शक्ति की अनुभूति तो कराता है, पर वह चेतन सत्ता की जानकारी नहीं देता। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने भी ऐसे ही चेतन परमाणु और उसके विभू नाभिक का पता लगाया एवं उसे चेतन सत्ता, आत्मा या ईश्वरीय प्रकाश के रूप में माना था और उसकी विस्तृत खोज कर उसे आत्माणु नाम दिया था। इस सभी प्रतिपादनों से निष्कर्ष एक ही निकलता है कि वह है स्थूल शरीर से परे मनुष्य का एक और भिन्न सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व। स्थूल शरीर की इकाई है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इस सूक्ष्म शरीर की इकाई क्या है, यह अन्वेषण का विषय है, किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि शरीर में एक और शरीर, जिसे भारतीय तत्व दर्शन सूक्ष्म शरीर कहते हैं, का निवास है। यह कहीं अधिक समर्थ और चमत्कारी है। सच तो यह है कि स्थूल शरीर के सारे क्रियाकलाप उसी के द्वारा संचालित होते हैं। उसके दुकान बंद करते ही स्थूल शरीर की तिजारत हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मानव शरीर के इर्द गिर्द छाए रहने वाले प्रभामंडल के संबंध में परामनोविज्ञानी महिला एलिन गैरेट की पुस्तक अवेयरनेस में अनेक शोध विवरण छपे हैं, जिसमें उन्होंने शरीर के इर्द गिर्द एक विद्युतीय कोहरे का चित्रांकन किया है। वे इस कोहरे के रंगों एवं उभारों में होते रहने वाले परिवर्तनों को विचारों के उतार चढ़ाव का परिणाम मानती हैं। इस प्रभामंडल के चित्र सोवियत विज्ञानी डॉक्टर किल्नर ने भी उतारे हैं और उनमें परिवर्तन होते रहने की बात कही है। इन प्रभाव प्रतिवर्तनों को मात्र विचारों का ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना गया और उसके आधार पर शरीर के अंतराल में छिपे हुए रोगों के कारण भी परखे गए। इस प्रकार के परीक्षणों में मॉस्को मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पावलेव कोश ने विशेष ख्याति प्राप्त की है और उन्होंने रोग निदान के लिए प्रभामंडल के अध्ययन को बहुत उपयोगी माना है। इस प्रभामंडल को प्रत्यक्ष सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी गई। उसका वैज्ञानिक नामकरण द बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी किया गया। कजाकिस्तान के किरेव विश्वविद्यालय की शोधों में कहा गया है कि प्रभामंडल के ऊर्जा शरीर को उत्तेजित विद्युत अणुओं का समूह मानने में हर्ज नहीं, पर उसमें इतना और जोड़ा जाना चाहिए कि उसमें जीवाणुओं का भी अस्तित्व है। साथ ही उसकी सत्ता मिश्रित होने पर एक व्यवस्थित एवं स्वचालित इकाई है। उसमें अपनी उत्पादन, परिग्रहण एवं परिप्रेक्षण क्षमता मौजूद है। बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी के संबंध में यह बताया गया है कि यह केवल उत्तेजित विद्युत अणुओं से बने प्रारंभिक जीवाणुओं के समूह का योग भर नहीं, वरन एक व्यवस्थित तथा स्वचालित घटक है जो अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र निश्चित करता है।
वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कई प्रयोग किए हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बायोप्लाज्मा का मूल स्थान मस्तिष्क है और यह तत्व मस्तिष्क में ही सर्वाधिक सघन अवस्था में पाया जाता है तथा सुषुम्ना नाड़ी और स्नायविक कोशिकाओं में सर्वाधिक सक्रिय रहता है। वस्तुतः मानवीय काया में मात्र रक्त मांस ही नहीं होता, उसमें विद्युत शक्ति भी होती है। इसके भी दो भाग हैं, एक वह जो हृदय और मस्तिष्क से विनिर्मित होकर नाड़ी संस्थान का संचालन करती है, दूसरी वह जो निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त रहते हुए प्रत्येक शरीरधारी वनस्पति एवं पदार्थ को प्रभावित करती है। दोनों के सम्मिश्रण से जो विद्युत बनती है उसी को वैज्ञानिक देख या समझ पाते हैं, उसी आधार पर किसी की स्थिति का संश्लेषण करते हैं। वैज्ञानिक तेजोवलय विशुद्धता, वैज्ञानिक तेजोवलय विशुद्धता भौतिक होता है, वही यंत्रगम्य है, आध्यात्मिक प्रभामंडल मशीनों से नहीं देखा जा सकता। उसे ज्ञान चक्षुओं से ही ध्यान योग के द्वारा देखा जा सकता है। वह तेजोवलय चेहरे पर सबसे अधिक मात्रा में पाया गया है। देवताओं के चित्रों में उनके चेहरे के आसपास सूर्य जैसा चमकदार एक घेरा चित्रित किया जाता है, वह उसी अदृश्य तेजोवलय का चित्रण है। आंखों से इसकी लपटें उठती रहती हैं, जीभ भी जब शब्दोच्चार करती है विशेषतया किसी भावावेश में, तब भी इस तेजस के स्फुलिंग उड़ते देखे जा सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का जमघट तथा मस्तिष्क का विद्युत भंडार एक ही जगह है, इसलिए चेहरा सबसे अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली रहता है। मोटे तौर पर चेहरे को देखकर दूसरे लोग बहुत कुछ जानने समझने में सफल होते हैं। आकृति देखकर मनुष्य की पहचान करने वाले सूक्ष्मदर्शी नाक कान आदि की बनावट को नहीं, वरन चेहरे के इर्द गिर्द उमड़ते घुमड़ते तेजो वलय को ही परखते हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का प्रभाव परिचय प्राप्त करते हैं। चेहरे की ही तरह तेजोवलय का एक केंद्र जननेंद्रिय क्षेत्र में छाता रहता है, पर चूंकि उसमें प्रजनन संबंधी आकर्षण अधिक रहता है, इसलिए इस वलय का प्रभाव यौन आकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। भिन्न लिंग की समीपता ही उस वलय में अधिक उभार करती है। समलिंग की समीपता में वह तेजस उत्तेजित नहीं होता। इन अड़चनों को देखते हुए ही कटी क्षेत्र को ढका रखा जाता है। विद्युत प्रवाह की दृष्टि से वहां भी चेहरे की अपेक्षा मात्रा कम नहीं होती, पर उपरोक्त बाधाओं ने उसे सीमित प्रयोजन के लिए ही उपयोगी रहने दिया। दाम्पत्य स्तर पर भी उसका लाभ मिलता है। इस असुविधा के कारण ही उसे ढका हुआ केवल प्रणय प्रयोजन के लिए ही सीमित अवरुद्ध किया गया है। यदि यह दोष न होता तो यह तेजोवलय चेहरे पर छाए रहने वाले तेजोवलय से न्यून नहीं अधिक ही प्रभावशाली सिद्ध होता। चेहरे का तेजोवलय इस प्रकार के बंधन प्रतिबंध से मुक्त है। वह जैसा भी बुरा भला होगा अपने निकटवर्ती क्षेत्र को संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तथा स्पर्श व्यवहार में आने वाले पदार्थों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार जीवाणु एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, उसी प्रकार यह तेजोवलय विद्युत मंडल समीपवर्ती क्षेत्र में अपनी मानसिक एवं आत्मिक स्थिति का प्रकाश प्रभाव फैलाता रहता है। मित्रों, चुंबक का स्पर्श करने से साधारण लोहे में भी चुंबक की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। प्रचंड प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों में भी ऐसी ही मानवीय विद्युत
भरी पड़ी रहती है। उनके परामर्श, ज्ञान, सहयोग का भी समीपवर्ती लोगों को लाभ मिलता है, पर सबसे बड़ा लाभ उस तेजो वलय का होता है जो अपनी शक्तिशाली क्षमता को निरंतर निस्तृत करता रहता है और जो भी उस संपर्क सानिध्य की लपेट में आता है उसे देखते देखते बदलने में, प्रभावित करने में सफल होता है। महामानवों के दर्शन, चरण स्पर्श, आशीर्वचन, दृष्टिपात में जो सत्परिणाम विद्यमान रहते हैं उसमें इनका प्रकाश पुंज तेजो वलय ही काम करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस सूक्ष्म सत्ता को ही अदृश्य व्यक्तित्व कह सकते हैं। दृश्य व्यक्तित्व शरीर के रंग रूप, सुडौलता, अंगों की बनावट आदि पर निर्भर रहता है, पर अदृश्य व्यक्तित्व पर इस दृश्य स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। कोई काला कुरूप, दुर्बल, वृद्ध व्यक्ति भी अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभा का धनी हो सकता है, जबकि वह बाहर से उपहासास्पद ही लगेगा। इसके विपरीत सुंदर और आकर्षक नव यौवन संपन्न काया का व्यक्ति हे और हीन स्तर का हो सकता है। आंखों को आरंभिक दर्शन में काय कलेवर के अनुरूप किसी की वस्तु स्थिति समझने में भ्रम हो सकता है। जैसे ही उसकी यथार्थता अनुभव की जाएगी वह भ्रम दूर हो जाएगा और वास्तविक व्यक्तित्व के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाने लगेगा। मानवीय चुंबकत्व, तेजो वलय की क्षमता पर इतने विवेचन से विज्ञान जगत संतुष्ट नहीं होता, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। आध्यात्मिक प्रभामंडल के तो नहीं, किंतु उसके एक सूक्ष्म प्रतिरूप के, जो आत्मविज्ञान के प्राणमय कोश एवं थियोसॉफी के इथेटिक डबल से संगत खाता है। अनेकों वैज्ञानिक प्रमाण अब जुटा लिए गए हैं। साथियों, मिलते हैं इसी पुस्तक के इसी विषय पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए चिंतन मनन, और जो भी अच्छा लगा हो उसको और पढ़िए, सुनिए, नोट कर लीजिए, और पुस्तक मिले तो पुस्तक से पढ़ लीजिए। मिलते हैं आपको इसी क्रम में अगले वीडियो में। ओम